हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी आईएएस। कल प्रीवियस क्लास में हमने जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया था। आज हमारा जो नेशनल इनकम है उसका आज ये लास्ट कुछ टॉपिक्स रह गए हैं और आज हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो फैक्ट्री लेवल पे जो प्राइसेस होती है, कारक मूल्य, उसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। जो बाजार में मिलता है उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड और एक है प्रोडक्शन मेथड। ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और अवास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। रियल जीडीपी में एक बेस ईयर होता है, प्राइसेस कांस्टेंट होते हैं। नॉमिनल जीडीपी में कोई बेस ईयर नहीं होता है, प्राइसेस करंट होते हैं, करंट ईयर के प्राइसेस होते हैं, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करते हैं। लेकिन इसमें जो रियल जीडीपी होता है इसका एक अपना बेस ईयर होता है, जैसे हमारा 2011 है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कशन करी थी। अब इसको मैं जो है और कंटिन्यू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया है उसका जो जीडीपी होता क्या है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। एक देश के अंदर जितने भी वस्तु और सेवाएं उसका उत्पादन हो रहा है उसे हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। तो हमारे इंडिया की जो प्रेजेंट में जीडीपी है वो कितनी है? तो वो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर। क्या? 2.6 ट्रिलियन डॉलर है। हमारे इंडिया की जो जीडीपी है वो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर। और अगर मैं इसे कंपैरिजन करूं, अगर मैं इसे कंपेयर करूं पूरी दुनिया की जीडीपी से, तो अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग देखूं, पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग अकॉर्डिंग टू जीडीपी, तो वो कैसे कैसे है? तो फर्स्ट नंबर पे है यूएसए, अमेरिका। दूसरे नंबर पे है चाइना। तीसरे नंबर पे है जापान। चौथे नंबर पे है जर्मनी। 5वें नंबर पे है हमारा इंडिया। यानी कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर हम देखें डेटा कितना है तो यूएसए लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना कितना है? तो चाइना लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जापान कितना है? तो जापान लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। जर्मनी की जीडीपी कितनी है? तो 3.6 ट्रिलियन डॉलर। और इंडिया की आपको मैंने बताई है अभी 2.6 ट्रिलियन डॉलर। तो अकॉर्डिंग टू जीडीपी के आधार पर ये जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 5th, यानी कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5वें नंबर पे है। और उसकी वैल्यू क्या है जीडीपी की? तो 2.6 ट्रिलियन डॉलर इतनी है। अब आपको याद होगा मोदी जी कह रहे थे कि हमारी जो इंडिया है वो 2.6 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा के हमें कितना करना है? तो हमें बढ़ाना है इसको 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनानी है हमें। तो आप देख सकते हैं हमें कितनी मेहनत और किस तरीके से हमें अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन ये कोविड-19 पैंडेमिक और ये जो कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन जो हो गया है, मुझे तो ऐसा कम लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2.6 ट्रिलियन डॉलर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है? वो है 5th लार्जेस्ट। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा
कि इंडिया की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू पीपीपी, इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड लार्जेस्ट है। यानी कि पूरी दुनिया में हम फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है, हम तीसरे नंबर पे हैं। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अकॉर्डिंग टू पीपीपी। अब हमें देखना है कि ये पीपीपी ये होता क्या है, परचेज पावर पैरिटी ये होता क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, एक बार में समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, तो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। परचेज पावर पैरिटी, परचेज पावर पैरिटी क्या होता है हमें ये समझना है। तो इसका मैं पहले डिफिनीशन लिख दूं। अमाउंट ऑफ करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय some amount of food or articles as the $1 would buy। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक में आपके देश में कितना पैसा चाहिए वही सामान खरीदने के लिए जो सामान अमेरिका में $1 में मिलता है उसे कहते हैं परचेज पावर पैरिटी। यानी कि अमेरिका में जो $1 में मिलता है, कोई भी सामान जो $1 में मिलता है, वही सामान हमारे इंडिया में कितने का मिलता है उसे कहते हैं परचेज पावर पैरिटी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए $1 में मुझे एक बिस्लरी की बोतल मिल रही है अमेरिका में। अमेरिका में अगर एक बिस्लरी बोतल खरीदनी है तो हमें $1 खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर वही बिस्लरी बोतल ये है अमेरिका USA, अगर वही बिस्लरी बोतल हमें अगर खरीदना है तो हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? तो मान लीजिए $15 में हमें खर्च करने पड़ रहे हैं। परचेज पावर पैरिटी वो होता है कि जो सामान अमेरिका में $1 में मिल रहा है, वही सामान इंडिया में खरीदने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, उसे कहते हैं परचेज पावर पैरिटी। समझ में आया क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका में बिस्लरी बोतल खरीदने के लिए हमें $1 में अमेरिका में जितना सामान मिल रहा है, अमेरिका में $1 में जितना सामान मिल रहा है, वही सामान खरीदने के लिए भारत में कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं उसे कहते हैं परचेज पावर पैरिटी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लीजिए USA है और ये है इंडिया। ये बर्गर और ये लैपटॉप। अब अमेरिका में अगर आप कोई बर्गर खाएंगे, अच्छा डिलीशियस बर्गर खाएंगे, चिकन महाराजा बर्गर खाएंगे, तो आपको लगभग पड़ेगा वो $4 का। और वही सेम बर्गर मैगडी में जाइए और चिकन महाराजा बर्गर ऑर्डर कीजिए, तो वहाँ पे आपको जो कॉस्ट पड़ेगा वो $4 पड़ेगा अमेरिका में।
लेकिन वही बर्गर हमारे इंडिया में लगभग 160 रुपए का मिल जाता है, 160 रुपीज का मिल जाएगा। अगर मैं इसे एक्सचेंज रेट, आपको पता होगा कि $1 लगभग 70 रुपए के बराबर है। अगर मैं इसे 70 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 4 से 28, यानी कि 280 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अमेरिकन को वो बर्गर खाने के लिए उनके देश में, और हमें 160 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि हमारा जो इकोनॉमी है, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, सस्ती मिलती हैं, वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं। लेकिन सारे आर्टिकल के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन सारे आर्टिकल के साथ ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको $300 रुपए का गुड कॉन्फ़िगर्ड लैपटॉप मिल जाएगा, अच्छा हार्ड डिस्क, रैम वगैरह सब कुछ, प्रोसेसर मिल जाएगा वहाँ पे $300 में। लेकिन अगर इंडिया में अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो वही लैपटॉप आपको अगर खरीदना है तो आपको लगभग 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 30,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि सारी चीजें सस्ती नहीं है, कुछ चीजें महंगी भी हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स काफी महंगे हैं, वहां चीजें सस्ती मिल जाती हैं, हमारे इंडिया में वो चीजें महंगी आती हैं। तो परचेस पावर पैरिटी क्या होता है? तो परचेस पावर पैरिटी वो होता है कि $1 में जितना सामान अमेरिका में मिल रहा है, वही सामान लेने के लिए हमारे इंडिया में कितना रुपए खर्च करना पड़ रहा है, उसे कहते हैं परचेस पावर पैरिटी। हमारा इंडिया में, ये हमारा इंडिया तो थोड़ा सस्ता है, चीजें मिल जा रही हैं। इंडोनेशिया तो बहुत ही सस्ता है, वहां पे तो ₹1 बराबर 170 180 होता है, 200 रुपए के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से 5,000 लेके जाइए, वहां 50,000 हो जाएगा, आसानी से वहां पे लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये परचेस पावर पैरिटी होता है। अब ये जो परचेस पावर पैरिटी है, PPP है, अब ये जो है IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ने बताया कि अमेरिका का जो $1 है, अगर कोई वहां पे $1 में कोई सामान खरीदता है, वही सामान खरीदने के लिए हमारे भारत में एवरेज लगभग 16.98 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये मैं एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहा कि $1 बराबर 70 रुपए, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान खरीदने की बात कर रहा हूँ, मैं परचेस पावर की बात कर रहा हूँ। अमेरिका में अगर कोई चीज $1 में मिलती है, वही सामान हमारे भारत में 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं वो सामान लेने के लिए। ये कौन कहता है? ये कहता है IMF। और आपको पता है कि $1 बराबर जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है? वो 70 रुपए है। यानी कि हम कितना गुना सामान खरीद सकते हैं? कितना गुना सामान खरीद सकते हैं? तो इंटू 4, 4 गुना सामान खरीद सकते हैं। एक्सचेंज रेट हमारा 70 रुपए है, और वैसे $1 में हम इतना रुपए में वही सामान खरीद सकते हैं। तो हम कितना ज्यादा सामान खरीद सकते हैं? तो मल्टीप्लाई 4 कर दिया हमने, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा 70 के बराबर है। तो इसी तरीके से हमारी जो GDP है, GDP वो हमारी $2.6 ट्रिलियन की है, और अकॉर्डिंग टू PPP हमारी जो इकोनॉमी है वो $2.6 ट्रिलियन मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाती है हमारी लगभग $9 ट्रिलियन की इकोनॉमी। हमारी GDP $2.6 ट्रिलियन है, ये हमारी भारत सरकार CSO कहती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू PPP हमारी जो इकोनॉमी है वो $9 ट्रिलियन की बन जाती है, ये कहती है IMF। एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि ये जो GDP है ये सिर्फ और सिर्फ भारत कैलकुलेट करता है, लेकिन ये जो PPP है ये भारत कैलकुलेट नहीं करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकुलेट नहीं करती है। इसे कौन कैलकुलेट करता है? तो इसे कैलकुलेट करती है IMF। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो कैलकुलेट करती है, वर्ल्ड बैंक, ये सब कैलकुलेट करते हैं इसे। तो IMF कहती है, IMF कहती है कि इंडिया जो है, इंडिया अकॉर्डिंग टू PPP रैंकिंग, अगर PPP रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो तीसरे नंबर पे है,
थर्ड नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू पीपीपी इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड लार्जेस्ट है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत अकॉर्डिंग टू पीपीपी, परचेस पावर पैरिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं लास्ट एक और टॉपिक बचा है, काफी कॉन्सेप्चुअल है, वो मैं आपको समझाता हूं। आईकॉर, इसका फुल फॉर्म इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका डेफिनेशन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड to increase the output by 1 unit. अब हमें आईकॉर समझना है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये जो आईकॉर, ये जो पीपीपी है, ये इतने आसानी से समझ में नहीं आता। मैं आपको बता दूं, इस पे मैंने बहुत मेहनत किया है, रिसर्च किया है, तब मैं आपको इतनी इजी तरीके से बता रहा हूं। इसलिए ये आप जो पढ़ रहे हैं इसे आप नोट कर लेना, और एक बार में समझ में नहीं आएगा तो रिवाइंड कर लेना, फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। तो आईकॉर का मतलब क्या होता है? ये होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 1 यूनिट। इसका हिंदी में इसका मतलब ये है कि हमारी जो आउटपुट है, अगर उसका 1 यूनिट बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितने लागत, कितना पैसा लगेगा, उसे कहते हैं आईकॉर। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई ढाबा वाला है, ढाबा वाला क्या करता है कि उसने जो है उसके दुकान पे लगभग लोग रोज 50 लोग आते हैं खाना के लिए, तो वो 50 थाली प्रिपेयर करता है। जब वो 50 थाली प्रिपेयर करता है तो उसकी जो लागत है, उसका जो कॉस्ट है, वो लगभग आता है 2500 रुपये। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। उसकी जो लागत है, सब्जी लगाना, चावल लगाना, दाल लगाना, लगभग उसे 2500 रुपये का खर्चा आ रहा है 50 थाली बनाने में। अगर एक कस्टमर उस ढाबे में और आ गया, अब उसका जो क्वांटिटी है, अब उसे 51 थाली बनाना है। पहले 50 थाली बना रहा था, तैयार कर रहा था, अब उसे एक थाली और बढ़ाना है, अब उसमें 51 थाली हो गया है। अब ये 51 थाली बनाने में उसका जो कॉस्ट आया वो आया 2550 रुपये। कितना आया? 2550 रुपये आया। अब ये जो 2550 रुपये आया है तो कितना बढ़ गया? ये 50 बढ़ गया। ये कितना यूनिट बढ़ गया? 1 यूनिट बढ़ गया। तो ये जो 50 बढ़ गया इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि कितना कॉस्ट बढ़ गया 1 यूनिट बढ़ाने में। तो कितना कॉस्ट बढ़ा 1 यूनिट बढ़ाने में? 50 रुपये बढ़ गए। कितना बढ़ाने में? 1 यूनिट बढ़ाने में। इसे ही कहते हैं आईकॉर। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है यही है आईकॉर। यानी कि इस ढाबे का जो आईकॉर है वो है 50। अब यहाँ पे आईकॉर क्या हुआ? तो आईकॉर ये हुआ कि इंक्रीज इन आउटपुट। ये जो आउटपुट 1 यूनिट से बढ़ रहा है, जब हम 1 यूनिट से आउटपुट बढ़ा रहे हैं उसमें हमें कितना कैपिटल लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कितना लागत लग रहा है, उसे कहते हैं आईकॉर। यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें जितने पैसे लग रहे हैं उसे हम कहते हैं आईकॉर।
ये तो एग्जांपल हो गया ढाबा का। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं स्टील का। ये है स्टील प्लांट। मान लीजिए टाटा का स्टील प्लांट है और टाटा का स्टील प्लांट में ये है क्वांटिटी और ये है कॉस्ट। ये जो टाटा है वो 50 टन का स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 50 टन ये जो लोहा है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उन्हें खर्चा आ रहा है लगभग 10,000 रुपए। अब टाटा ने सोचा कि मुझे जो है 1 टन और बढ़ाना है, 1 टन का प्रोडक्शन और बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ानी है। तो इनका जो खर्च आया वो मान लीजिए आया 10,500 रुपए। 10,500 रुपए आया। तो यहाँ पे कितना पैसा बढ़ गया, मार्जिनल कॉस्ट कितना आया 500 रुपए और यूनिट कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। यानी कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करने पड़े, तो 500 रुपए खर्च करने पड़े। ये जो 500 रुपए है यही है टाटा स्टील का आयकर। यानी कि आयकर आपको समझ में अब आ गया होगा कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 1 यूनिट। जब 1 यूनिट 50 से 51 हुआ, 1 यूनिट बढ़ा तो उसके लिए पैसे कितने खर्च करने पड़े उसे कहते हैं आयकर। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमारे भारत इंडिया का जो आयकर है वो है 4.3%। वो है 4.3%। यानी कि 4.3% आयकर है हमारे भारत का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अपने देश की जीडीपी बढ़ानी है, अगर हमें अपने इंडिया की जो जीडीपी है वो बढ़ानी है, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, अगर सिर्फ 1% बढ़ानी है तो हमें कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा, लगभग 4.5%, 4.3% पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये जो हमारी जीडीपी 2.6 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है उसका 4.3% पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर हमें अपनी जीडीपी 1% बढ़ानी है। अब सोचिए अगर हमें 8% बढ़ानी है, 8% का ग्रोथ रेट चाहिए तो 4.3 इंटू 8 करना पड़ेगा। 4.3 इंटू 8 करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, लगभग 33% आ जाएगा। 8 3 जा 24, लगभग ये 35% आ जाएगा, 35%। यानी कि हमें 35% पैसा पूरे जीडीपी का इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इतना खर्च करना पड़ेगा अगर हमें अपनी जीडीपी के लिए 8% ग्रोथ रेट चाहिए। अगर इतना ग्रोथ रेट चाहिए तो हमें इतना पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये होता है आयकर। इट मींस अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट बाय 1 यूनिट। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ का आयकर ऑलरेडी कम है। यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छा है, वहां पे पावर ऑलरेडी 24 घंटे आ रहे हैं, सबको मिल रहा है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे हमें बहुत सारे विकास करने हैं। रोड नहीं बना है, रेल नहीं बना है, बिजली नहीं पहुंच रही, पानी नहीं पहुंच रहा है, घर नहीं पहुंच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा चाहिए होता है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज का जो आयकर होता है वो कम होता है और डेवलपिंग कंट्रीज का जो आयकर है वो ज्यादा होता है। एक और चीज बता रहा हूं आपको। अब ये मान लीजिए अगर कोई ब्रिज बन रहा है, ये ए रोड है, ये बी रोड है, यहाँ पे नदी बह रही है। अब हमें ए से बी से हमें यहाँ पे ब्रिज बनाना है। अब ये ब्रिज हमें 2010 तक बनाना था, लेकिन ये खिंचता खिंचता चला गया 2025 तक। इतना करप्शन हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ है 2000 में, 2010 साल में बनाना था लेकिन 2020 तक चला गया, 20 साल चला गया। अगर इस तरीके से करप्शन होगा, भ्रष्टाचार होगा तो इसकी वजह से भी आयकर बढ़ जाता है। यानी कि आयकर को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अगर हम इफिशिएंट
अगर हम इफिशियंट है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इफिशियंट है, ट्रांसपेरेंट है, अच्छे से काम कर रही है, तो हम आयकर को कम कर सकते हैं। तो आज हम जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गए हैं सारे, और यूनिट फर्स्ट हमारा समाप्त हुआ। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताता हूं, ये जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? तो ये फॉर्मूला है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, अवास्तविक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। इस फॉर्मूले से, जीडीपी डिफ्लेटर से, हमें जो इन्फ्लेशन है, हमें जो महंगाई है, कितना पैसा बढ़ा है, कितना प्राइस राइज है, कितना महंगाई है, कितना मुद्रास्फीति है, वो कितना हुआ है, वो हमें पता चल जाता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का ये फायदा है। हालांकि ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम का मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद सेलेक्ट करके मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्लास में एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।